So hello my dear students, welcome to my channel. I'm Shweta, your English teacher, and I hope you all are preparing well for your exams. And today we are going to read our poem A Tiger in the Zoo, which is written by Leslie Norris. So A Tiger in the Zoo is a poem from class 10 and it represents a contrast between the life of tiger when he is in cage or इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, उसकी जो लाइफ है, टाइगर की जो लाइफ है केज में कैसी है और जब वो नेचुरल हैबिटेट में होगा तब उसकी लाइफ कैसी होगी. इन दोनों के बीच में एक कंट्रास्ट दिखाया है लेस्ली नॉरिस ने. तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे पोएट लेस्ली नॉरिस के बारे में. सो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, born on May 21, 1921 and died on April 6, 2006. देखिए what a coincidence. ये देखा आपने, May 21, 1921, April 6, 2006. So born in Myrtle Tydfil, South Wales, was a prize-winning poet and short story writer. Up to 1974, he earned his living as a college lecturer, teacher and headmaster. From 1974, he combined full-time writing with residencies at academic institutions in Britain and the United States. In addition to poems and short stories, Norris published translation, biographies and reviews. His personal works deal with such themes as his Welsh home, his past, especially the pre-war period, his experiences as a teacher, nature and the life of the instinct. So this was a short introduction of our poet Leslie Norris. Now let's talk about the poem A Tiger in the Zoo. So he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पोएम में कंट्रास्ट दिखाया है टाइगर की लाइफ का. कैसा कंट्रास्ट? एक साइड जब वो एक केज में है, ठीक है, पिंजरे में बंद है, ठीक है, और दूसरी साइड जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, ठीक है, और वहां पर क्या है, एंजॉय कर रहा है. ठीक है, तो इन दोनों लाइव्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताया है हमारे इस पोएम में. सो ही, कौन, द टाइगर, stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. क्या है, वो घूम रहा है. स्टॉक्स होता है दबे पैर चलना, मतलब बिना आवाज के चलना. ठीक है, क्या है, विविड स्ट्राइप्स, उसकी जो धारियां हैं उसकी बॉडी पे. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज क्यों? क्योंकि पिंजरे में बंद है, लिमिटेड जगह है उसके पास, उसके अंदर ही वो घूम सकता है. ठीक है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. देखो, जब कभी आपने कोई पेट रखा हो ना, तो आपने कभी नोटिस किया होगा उनके पैर जो होते हैं ना, सॉफ्ट स्पॉन्जी पैडेड से होते हैं, है ना. तो इसी तरह से उसके हैं, जिसको क्या कहा है, पैड्स ऑफ वेलवेट बोला है पोएट ने. ठीक है. इन हिज क्वाइट रेज, चुपचाप घूम रहा है वो. कैसे? इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट यानी शांत, रेज यानी गुस्सा, गुस्सा जो शांत है. ठीक है, मतलब वो उस गुस्से को नहीं दिखा सकता क्योंकि क्या है, अभी वो क्या है, उसकी जितनी भी पावर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो कन्फाइंड है, अभी वो एक पिंजरे में बंद है. सो ही वॉक्स इन क्वाइट रेज. क्वाइट रेज क्या है? अनएक्सप्रेस्ड एंगर, जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. इन द फ्यू स्टेप्स, स्मॉल केज, क्योंकि छोटा सा पिंजरा है. ही हैज विविड स्ट्राइप्स, ब्राइट एंड अट्रैक्टिव लाइंस ऑन हिज स्किन. ठीक है, तो चलिए पूरा पैरा समझते हैं कि वो कौन, टाइगर, स्टॉक्स, घूम रहा है दबे पांव. कैसे? इन हिज विविड स्ट्राइप्स, उसकी बॉडी पे जो चमकदार धारियां हैं उनके साथ. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, 2-4 कदम उसी पिंजरे में रखते हुए. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैर हैं वो इतने सॉफ्ट है कि उनको वेलवेट का नाम दिया है. ठीक है, और वो चुपचाप घूम रहा है. कैसे? अपनी क्वाइट रेज में, यानी कि उसको गुस्सा तो है लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो पिंजरे में बंद है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं.
He should be lurking in shadow, sliding through the long grass near the water hole where the plump deer pass. ठीक है, अब कहाँ है देखो, वो अब कहाँ पर है, अब वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो आज़ाद है, जहाँ पर उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। तो ये क्या कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। ही शुड बी मतलब उसको पिंजरे में नहीं होकर के कहाँ होना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। ठीक है, लर्किंग यानी झांकता हुआ, शेडो में, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास के बीच में स्लाइड करता हुआ, देखो अपने आप को हाइड करता हुआ चुपचाप से, नियर द वाटर होल, कोई ऐसी जगह जहां पर पानी है, कोई कुआं, समथिंग। ठीक है, वेयर द प्लम्प डियर पास, जहां से एक मोटा ताजा हिरन आता है या जाता है या वहां से, ठीक है, निकलता है। क्यों? अपने शिकार के लिए। ठीक है, सो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास। ही कौन? द टाइगर लर्क्स इन शेडो, वेट कर रहा है शेडो में, किसकी? शेडो में, शेड ऑफ अ ट्री ऑब्वियस, एंड स्लाइड्स इन द लॉन्ग ग्रास ऑफ द जंगल। स्लाइड्स यानी चुपचाप निकलता हुआ, लंबी लंबी घास के बीच में से चुपचाप निकलता हुआ ताकि उसको कोई नोटिस ना कर पाए। नियर द वाटर होल, मे बी पॉन्ड, मे बी लेक और मे बी रिवर, ही सर्चेस द प्लम्प फैट डियर, यानी कि उसका फूड। ठीक है, ऑब्वियसली उसको शिकार करना है वहां पे। ठीक है, तो वो उसको क्या होना चाहिए, वो वहां पर होना चाहिए, घूम रहा होना चाहिए, देख रहा होना चाहिए, किसकी तरफ? चुपचाप घास में से निकल के उस ऐसे ऐसे वाटर सोर्स के पास वो छुप जाएगा जहां पर से कोई मोटा ताजा हिरन निकलता होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. ठीक है, he should be snarling around the houses. अभी भी कहाँ है? अभी भी वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही है, अभी भी वो कहाँ पर है? जंगल में ही है, वहीं की बात हो रही है अभी भी। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो कैसा होना चाहिए? He should be स्नॉलिंग अराउंड द हाउसेज, जो जंगल के आसपास जो घर है उनके पास वो दहाड़ मारता हुआ होना चाहिए। ठीक है, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पे, आउटर पे जो घर बने हुए हैं उनके आसपास उसको क्या करना चाहिए? दहाड़ मारता हुआ होना चाहिए। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स क्या होते हैं? जो लंबे वाले जो दांत, देखो ये जो टीथ, ठीक है, दीज आर कॉल्ड फैंग्स, ये है फैंग्स। ठीक है, हिज क्लॉज, उसके पंजे, टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को डराते हुए। ठीक है, फर्स्ट पैरा में हमने पढ़ा कि जब वो एक पिंजरे में है, दूसरे में हमने क्या पढ़ा कि अगर वो उसको पिंजरे में नहीं होना चाहिए, उसको कहाँ होना चाहिए? उसको एक जंगल में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हुए होना चाहिए? गुर्राते हुए, घूमते हुए, दहाड़ते हुए। ठीक है, जंगल के आसपास जितने घर हैं वहां के लोगों को अपने लंबे लंबे दांतों से, अपने पंजों से डराते हुए उसको वहां पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। ठीक है, बट क्या है? बट रियलिटी क्या है? ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक कॉन्क्रीट सेल में उसको बंद करके रखा है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसके अंदर स्ट्रेंथ तो है, ठीक है, लेकिन क्या है? बार्स, बार्स के पीछे, बार्स समझते हैं? ठीक है, इनके पीछे है। ठीक है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लेंथ को नापता हुआ, इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को वो इग्नोर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसकी जितनी भी पावर है, जितनी भी ताकत है, दैट इज बिहाइंड द बार्स, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा है? जो आने वाले लोग हैं, जो उनको देखने आ रहे हैं, जो भी विजिटर्स हैं, उनको वो इग्नोर कर रहा है। दैट्स वाई इन फर्स्ट पैरा यूज द वर्ड क्वाइट रेज। क्वाइट, गुस्सा तो है, गुस्सा तो है, बट क्या है?
बिहाइंड द बार्स, कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो क्या कर रहा है लास्ट में, वो जितने भी लोग उसको आ रहे हैं देखने के लिए वो उनको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He, कौन? The tiger. Hears the last voice at night. रात को जब वो आवाज़ें सुन रहा है, किसकी आवाज़ें सुन रहा है? द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग कार मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं जो इंस्पेक्शन के लिए निकलती हैं, ठीक है, थोड़ा वॉचफुल होती हैं, वो देखने के लिए निकलती हैं, इज़ एवरीथिंग फाइन, ठीक है, उनकी आवाज़ें वो सुन रहा है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, मतलब चमकती हुई आंखों से किसको देख रहा है? स्टार्स को घूर रहा है। ठीक है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को घूर रहा है। एज इफ ही हैज सम होप, एज इफ ही इज आस्किंग व्हाई आई एम हियर एंड यू आर देयर इंडिपेंडेंट, है ना। तो इतना हम इसको समझ सकते हैं कि क्या है, लास्ट में वो आवाज़ें सुन रहा है, पेट्रोलिंग कार्स घूम रही हैं, ठीक है, और अपनी आंखों से, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा है ना, वो पिंजरे में बंद है, तो अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है कि शायद कल को मैं भी आज़ाद हो जाऊं उनकी तरह, या उनसे पूछ रहा हो कि तुम वहाँ हो, आज़ाद हो, और मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैं एक पिंजरे में हूँ। फाइन। चलिए, पोएम हमने पढ़ ली है, एक बार फिर से पढ़ते हैं और फिर समझते हैं इसकी राइम स्कीम। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। वो अपनी vivid stripes के साथ, सॉरी, वो अपनी चमकदार जो धारियां हैं उनके साथ, ठीक है, थोड़े बहुत कदम रखता हुआ अपने पिंजरे के अंदर अपने सॉफ्ट पैडेड वेलवेट जैसे पैरों से, ठीक है, चुपचाप पिंजरे में घूम रहा है। बट एक्चुअली क्यों? क्योंकि वो अभी कहाँ है? पिंजरे में है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वो आज़ाद है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? वो आज़ाद है, ठीक है। तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, एक्चुअली उसको होना कहाँ चाहिए? उसको कहाँ होना चाहिए? उसको होना चाहिए उस पिंजरे में ना होकर के उसको खुला जंगल में होना चाहिए, है ना। क्या देखते हुए? लंबी लंबी घास के बीच में से स्लाइड करते हुए ऐसी जगह पर जहाँ पर एक पानी का सोर्स है और जहाँ पर एक मोटा ताजा हिरन आता जाता हो। और क्या होना चाहिए? और उसको जंगल के किनारे पे जितने भी घर हैं उनके आसपास दहाड़ते हुए, ठीक है, घूमना चाहिए। अपने जो बड़े बड़े लंबे लंबे सफ़ेद दांत हैं उनको दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए और पूरे विलेज को डराते हुए घूमना चाहिए। बट क्या है? वो एक कंक्रीट सेल में बंद है, उसकी सारी पावर सलाखों के पीछे है और चुपचाप क्या है, वो अपने पिंजरे की लेंथ को नापता हुआ, विजिटर्स को इग्नोर करता हुआ उस पिंजरे के अंदर घूम रहा है। इज इट विजिबल क्लियरली? ऐसा तो नहीं है मैं ऐसे खड़ी और मैं पढ़े जा रही हूँ, तुम रह गई हो। सो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, रात को जब उसको पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ें आती हैं, ठीक है, जो पुलिस की जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी आवाज़ें आती हैं, तब वो उम्मीद भरी नज़रों से, चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को देखता है, मानो उनसे पूछ रहा हो कि वो कब इनकी तरह आज़ाद हो पाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी राइम स्कीम। राइम स्कीम आप सभी को पता है, क्या करना है, हमें जो लास्ट वर्ड है उसकी राइम मैच करनी है। तो स्ट्राइप्स, केज बोथ आर डिफरेंट, तो इसको हमने ए नाम दिया, दूसरी को हमने बी नाम दिया। क्वाइट, क्वाइट ना ए से मैच कर रही है ना बी से, तो इसको हमने सी नाम दे दिया। देन रेज, रेज किसके साथ आ रही है? केज के साथ, तो ये बी हो गई, सो ए बी सी बी। ठीक है, इस तरह से राइम स्कीम हम मिला सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी वे टू आइडेंटिफाई अ राइम स्कीम, ठीक है, क्योंकि राइम स्कीम से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पोएटिक डिवाइसेस. अब हाउ मेनी पोएटिक डिवाइसेस आर देयर? जो हमारी ये जो पोएम है टाइगर इन द जू, देयर आर लॉट मेनी पोएटिक डिवाइसेस इन दैट. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? मैंने आपको हमने पोएम की थी डस्ट ऑफ स्नो, उसमें भी बताया था एलिट्रेशन क्या होता है कि जब एक ही लेटर से दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं एक ही लाइन के अंदर, वहाँ पर हमारा एलिट्रेशन होता है. सो बिहाइंड बार्स बी. ठीक है. सो एच इन द स्टार्टिंग ऑफ वर्ड्स, ही हियर्स. एच की वजह से यहाँ पे यूज ऑफ पी एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स, प्लाम पास. तो यहाँ पर बी और यहाँ पर एच और यहाँ पर पी के कारण हमें क्या मिल रहा है? एलिट्रेशन मिल रहा है. सेकेंड, एजोनेंस, यूज ऑफ वॉल साउंड. ठीक है. सो वॉल साउंड जब रिपीट होता है सेम लाइन के अंदर, वहां पर एजोनेंस होता है. कॉन्सोनेंट जब रिपीट होता है सेम लाइन के अंदर, तब कॉन्सोनेंस होता है. समझते हैं कैसे? यूज ऑफ वॉल साउंड, ही, लॉक्ड, कॉन्क्रीट, सेल. देखिए कंटिन्यू, ई ई ई ई ई, तो यहाँ पे क्या हो गया? एजोनेंस. इसी तरह से शुड, अराउंड, हाउसेज, बेरिंग, हिज, वाइफ, हिज, तो यहाँ पे ओ और यहाँ पे आई. ठीक है. इनकी वजह से क्या है? एजोनेंस है. सेम एज कॉन्सोनेंस. सो हिज फैंक्स, हिज क्लॉज, एस 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 एस. हिज स्ट्रेंथ, बार्स, एस एस एस. इसकी वजह से क्या आया है हमारा यहाँ पर? कॉन्सोनेंस आया है. नेक्स्ट देखते हैं एंजैबमेंट. एंजैबमेंट मैंने आपको डस्ट ऑफ स्नो में भी बताया है, जब विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क अ लाइन कंटिन्यूज गोइंग. ठीक है. लाइन इज गोइंग कंटिन्यू, देन देयर इज एंजैबमेंट. ठीक है. सो लाइन कंटिन्यूज टू नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क. कैसे? यहाँ पर है स्लाइडिंग थ्रू डियर पास, he should be snarling around the houses at the jungle's edge. ये वाली पूरी लाइन जो है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क है, तो यहाँ पर क्या है? हमारा एंजॉयमेंट है. सेम इमेजरी, इमेजिन ही तो किया गया है पूरी पोएम में. एक साइड उसका जब वो जंगल में है और एक साइड जब वो पिंजरे में है, तो उसको इमेजिन ही तो किया गया है. तो इमेजरी तो है ही है. पोएट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर. His talk in his vivid stripes, the few steps of his cage. वो इमेजिन ही तो कर रहा है कि ऐसे ऐसे उसकी बॉडी है. ठीक है. दैट इज शाइनी और उस पर धारियाँ हैं और वो घूम रहा है अंदर, तो वो इमेजिन किया गया है. दैट्स व्हाई देयर इज इमेजरी. देन मेटाफर. मेटाफर क्या होता है? मेटाफर व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक्स. सो टाइगर्स पॉज आर कंपेयर्ड विद वेलवेट विदाउट यूजिंग एज और लाइक. यहाँ पर उसके पैड्स को वेलवेट का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर हम आ जाता है हमारा मेटाफॉर. ठीक है. देन ऑनोमेटोपिया. ऑनोमेटोपिया यूजिंग वर्ड्स विद डिनोट साउंड. साउंड वर्ड्स जो होते हैं हमारे, टिक टिक है ना, बूम, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, दे आर ऑनोमेटोपिया. सो स्नॉलिंग, यहाँ पर ऑनोमेटोपिया है. देन ऑक्सिमोरॉन, टू different words sitting together in a single line, then there is oxymoron. कहाँ पर है? इसमें बिना देखे बताओ oxymoron कहाँ है? oxymoron है हमारा quiet rage में. quiet यानी शांत, rage यानी गुस्सा. so quiet rage में है हमारा oxymoron. then personification. the tiger is personified because the poet refers him as he. देखिए एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं it, यहाँ पर किया है he, तो उसने उसको क्या है? पर्सोनिफाइड कर दिया है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है. तो ये चीजें याद रखनी है. टोटल कितने पढ़ लिए हमने? 9 पोएटिक डिवाइस, है ना. 9 पोएटिक डिवाइस तो तुम्हारे इसी पोएम में हुई है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है. अब ये आ गई थीम. पोएम की थीम क्या है? द पोएम कंट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट. देखो पोएम में क्या है? एक कंट्रास्ट बनाया गया है जब टाइगर जू में है और जब टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है. ठीक है. द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. शुरू में जू से स्टार्ट होती है पोएम जब वो अपने पिंजरे में है, उसके बाद हम उसको इमेजिन करते हैं कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है. देन अगेन वो पोएम कहाँ जाती है? उसी जू में वापस पिंजरे में. द पोएट वांट्स टू डिपिक्ट द डिफरेंस बिटवीन टू एनवायरनमेंट्स.
इट डिपिक्ट द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज्ड टाइगर. मेंटल कंडीशन, ठीक है, जैसे उसने कहा है स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, क्वाइट रेज, उसकी मेंटली क्या कंडीशन है कि उसको गुस्सा तो आ रहा है उसको, लेकिन क्या है, वो कुछ कर नहीं पाता है. सो ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू विद इट्स लाइफ इन नेचुरल हैबिटेट. The poet conveys an important message that the wild animals should be in their natural habitat. देखिए, ये बहुत important message है. किसी भी सॉल को, ठीक है, किसी को भी जब हम ऐसे ऐसे, देखिए भगवान ने सारे क्रिएचर्स को बनाया है ना, तो हम चाहते हैं कि हमें किसी तरह की कोई बाउंडेशन ना हो, कोई हमें बिल्कुल भी टोक देता है तो हमें बुरा लगता है ना. बट वहीं हम एनिमल्स को क्या करते हैं, पिंजरे के अंदर बंद करके रखते हैं, तो क्या उनको बुरा नहीं लगता होगा, है ना. तो ये बहुत स्पेशल मैसेज कन्वे किया है इस पोएम ने कि एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट. उनको भी पूरी आज़ादी होनी चाहिए, इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि वो जहाँ चाहें वहाँ रह सकें, जैसे चाहें ऐसे रह सकें. सो इन द पोएम ही हाइटन्स द कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी. He very impressively shows us how love for freedom is a natural instinct of every living being. ये सबका राइट है, ठीक है, आज़ाद रहना, खुल के जीना सबका राइट है. तो कंट्रास्ट बनाया है फ्रीडम कैप्टिविटी के बीच में, ठीक है, और बताया है कि देखो जो हमारी लिबर्टी है उस पर सभी का राइट है ना. लिबर्टी सभी के लिए होनी चाहिए, ये सबका राइट है, और हम किसी की लिबर्टी को हमें नहीं छीनना चाहिए. वी आर नोबडी, राइट. सभी को भगवान ने बनाया है और सभी को इक्वल बनाया है. तो आई थिंक सभी की लाइफ, सभी अपनी लाइफ में बहुत स्पेशल है, बहुत इम्पोर्टेंट है. तो यही मैसेज जो है लेस्ली नॉरिस कन्वे कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू, विच इज़ रियली ही डिड इट वेरी ब्यूटीफुली, ठीक है. तो अभी नेक्स्ट चलते हैं. आई थिंक दिस इज द ओके समरी देख लेते हैं एक बार. चलिए. द पोएम एक्सप्लेन्स द सिचुएशन ऑफ अ टाइगर इन द जू. एक टाइगर की सिचुएशन को बताया है. द पोएट नरेट्स अ टाइगर्स erstwhile life in the jungle when he was a free animal and now he is caged in the zoo. कि जब कभी वो एक आज़ाद जिंदगी जी रहा होता था और अभी क्या है, वो भी एक जंगल, उसमें पिंजरे में बंद है. The poem begins by describing the physical features of the tiger. Which physical features? Vivid stripes, है ना, and that velvet pads, which is kept in a little cage. The poet then goes on to describe how a tiger's life would have been if he was in jungle. In the end, the poet once again explains the situation of the tiger in the cage. The poet says that cage life has changed द पर्सनैलिटी ऑफ द टाइगर. कैसे? क्योंकि अगर बाहर कोई होगा, अगर वो पिंजरे के बाहर होगा, तो क्या किसी की हिम्मत होगी उसके सामने जाके खड़ा हो जाए, दूर से देख के भाग ले इंसान, है ना. और वहाँ पर वो जब वो पिंजरे में बंद होता है, लोग ऐसे आते हैं, कोई इधर से सेल्फी ले रहा है, कोई उधर से फ़ोटो खिंचवा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो उसकी पावर्स कहाँ गई, उसकी स्ट्रेंथ कहाँ गई? उसकी स्ट्रेंथ तो ख़त्म हो गई ना, उसका तो मीनिंग ही नहीं रहा, है ना. तो उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई है. He further elaborates that the tiger was a powerful and brave animal in the jungle and villagers were terrified by his power. However, now the tiger has been confined in the cage and has turned into a helpless and powerless animal. जब कभी वो जंगल में होता है तो उसके जितना शक्तिशाली शायद आसपास कोई और नहीं होता है. उसको देख के इंसान खड़ा खड़ा कांपने लग जाता है ना. लेकिन वहीं जब वो पिंजरे में होता है तो वो कैसे हेल्पलेस होता है, कैसे वो पावरलेस होता है, ठीक है. तो इस पोएम के थ्रू बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे किया है लेस्ली नॉरिस ने. एंड दैट्स इट. दिस वाज आवर पोएम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, get 100 out of 100,
है ना. So best of luck from my side. If you like the video, like, share and subscribe. Thank you.